हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका राइज एंड साइन एकेडमी चैनल पे। मैं हूं हर्ष, आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स। जैसा कि पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का हमने एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे 1.1, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक कवर हो जाएं, और फिर इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा एक्सरसाइज के जो रिलेटेड होंगे मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप आराम से इस टॉपिक के ऊपर के कोई भी प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि लेसन नंबर 1 चल रहा है आपके पार्ट 2 मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एक नए टॉपिक मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्सेस होता है, कभी भी आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। ग्राफ हम बचपन से 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से बनाते हैं, तो ग्राफ में कभी भी आपको दो एक्सेस होता है। एक एक्सेस जो कि एक्स एक्सेस होता है, इसको आप एक्स एक्सिस कहते थे, एक्स एक्सेस। यहाँ पे बच्चों आप इसको कहेंगे रियल एक्सेस, रियल एक्सेस। थोड़ा सा मैं आपको पुराना याद दिला दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते थे x प्लस आई वाई, या यूँ कह लीजिए a प्लस आई बी, जिसमें x जो होता था वो होता था रियल पार्ट, और y जो होता था वो होता था बच्चों इमेजिनरी पार्ट। यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिल के बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे रियल एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप प्लॉट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप प्लॉट करते हैं कहाँ पे, ग्राफ पे, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फॉर्मेट ये होता है x प्लस आई वाई, रियल प्लस इमेजिनरी। तो अब प्लॉट करेंगे तो कहाँ रियल लेंगे कहाँ इमेजिनरी लेंगे, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस बात की जानकारी ऐसी है कि एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे रियल एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस जिसको हम कंसिडर करने वाले हैं, वहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को लोकेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि x का ये वाला साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाला साइड निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये ऊपर के जो साइड है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड यहाँ से नीचे का नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से राइट गए x पे तो प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट गए x पे माइनस, ओरिजिन से ऊपर गए y पे प्लस, ओरिजिन से नीचे आए y पे माइनस। क्लियर है इतना? तो x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहेंगे एंड इसको इमेजिनरी। अब ये मत आप सोचना कि ओरिजिन से क्या हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को रियल कहेंगे, नहीं नहीं, पूरी x एक्सिस को, चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रियल एक्सिस पूरे ऊपर नीचे y वाले को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंसिडर कर लूँ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे है। कहने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको अगर आप यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखें और यहाँ से y एक्सिस पे अगर आप प्लॉट करें, ओरिजिन से इस पॉइंट के एक पॉइंट है, अगर आप उसको लोकेट करते हैं ओरिजिन से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाता है,
यहाँ से x की डिस्टेंस, अगर आप फॉर एग्जांपल ये मान लें कि a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मान लें b है, यानी कि ये a है ये b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा बन जाएगा a, b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा a, b। क्लियर है? a, b यानी पहली वैल्यू x की होती है तो ऑरिजिन से यहाँ तक a और यहाँ से ऊपर y की वैल्यू b है, तो इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो हो जाएगा a, b। अब अगर मैं इसमें ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना हो, ये डिस्टेंस ध्यान से देखिए आप, ये अगर O पॉइंट है और ये पॉइंट यानी ओरिजिन से ये वाली जो लाइन है इसकी डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी होगी, तो आप क्या बोलोगे इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कि सर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। कौन सा थ्योरम यूज करिए? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो इसको मैं बोलता हूँ, ये जो पॉइंट है ये है हमारा z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोकेट कर रहे हैं z, a प्लस आई बी या यूँ कहिए x प्लस आई वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकेशन है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, ओरिजिन से कितनी दूर है उसी को हम कहते हैं मॉड्यूलस। उसी को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। अगर मैं यूं लिखूं कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कितना है उसी को हम मॉड्यूलस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक लाइन में डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को और ये है ओरिजिन, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम क्या? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसी को कहेंगे तो ये डिस्टेंस, अगर किसी ने बोला फाइंड मॉड्यूलस तो ये डिस्टेंस निकाल देंगे, मतलब मॉड्यूलस फाइंड हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर मुझे निकालना होगा तो मैं सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस हॉरिजॉन्टल वाले डायमेंशन का स्क्वायर प्लस इस वर्टिकल वाले डायमेंशन का स्क्वायर कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है इतनी बात? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्या है क्वेश्चन? कि z इज इक्वल टू, थोड़ा इस तरफ से लिखता हूं, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 रियल पार्ट है, 3 इमेजिनरी पार्ट है, 4 + 3i रियल प्लस इमेजिनरी, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z है वो क्या हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा। तो अब अगर z का मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो मैं सिंपल, आप यूं कह लीजिए कि रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 है इमेजिनरी, आई नहीं लेना आपको सिर्फ 3 लेना है कोएफिशिएंट। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √25 मतलब कि 5। यानी मॉड्यूलस 4 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। मॉड्यूलस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन, यानी ये बीच के डिस्टेंस, इसको हम मॉड्यूलस जेड दिखा सकते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्लियर है इतनी बात? मॉड्यूलस इसको कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अब जेड बार से आप किसको रिप्रेजेंट करते थे? अगर आपको याद हो तो हम किसको कहते हैं? कॉन्जुगेट। एक वर्ड कॉन्जुगेट होता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि अगर z इज इक्वल टू 4 + 3i, एक्सरसाइज 1.1 में हमने किया भी है, 3i है तो z का बार लगा दिया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि 4 - 3i, 4 - 3i, ये होता है मॉड्यूलस। क्लियर है इतनी बात? मॉड्यूलस, ठीक है। सॉरी कॉन्जुगेट यहाँ, मॉड्यूलस यहाँ। तो देखेंगे मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मैं आज इसमें कवर करूँगा वो है आर्ग्यूमेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। अगर आपको कुछ डाउट आता है बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? तो जैसे देखिए ये हमारा कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? रियल एक्सिस है। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, real axis and this one is imaginary axis, real axis and imaginary axis। जैसा कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिया था, एक बार फिर से इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? 4 कोऑर्डिनेट, यानी जब भी किसी प्लेन में आप ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाओगे तो क्या होता है? पूरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंड दैट 4 पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट। उस 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी भी प्लेन में 2 एक्सिस अगर ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों 1 2 3 4 पार्ट में पूरे प्लेन को डिवाइड कर देगा। तो पूरा प्लेन, यानी ये फर्स्ट वाला पार्ट कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रिगोनोमेट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर ये कह लीजिए कि एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से ऑरिजिन ओ है, ऑरिजिन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कितने का एंगल बन रहा है? अगर मैं यहाँ से, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस से, ध्यान देना है बच्चों, कहाँ से? पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स से, एक्स का जो पॉजिटिव एक्सिस है वहाँ से जब आप मेजर करेंगे, यहाँ से जब आप ऐसा एंगल मेजर करेंगे, ये थीटा, ये होता है आर्गुमेंट। ये जो थीटा है ये होता है आर्गुमेंट, ARGUE। ये होता है आर्गुमेंट। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको तो उसको आप पहले लोकेट करिए
ओरिजिन से लाइन ज्वाइन करिए, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा है उस थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। एंगल जितना भी बनेगा वही होगा आर्ग्यूमेंट। ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय सेगमेंट। अगर इसका नाम दे दें तो ये पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ जेड कितने का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, वही होता है आर्ग्यूमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेफिनेशन, एंगल मेड बाय ओ जेड with the positive direction, with the positive direction of x axis is called argument of z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है इतनी बात, आपको पता चल चुका है कि डिस्टेंस जब हम निकाल रहे थे तो उसको मॉड्यूलस कहते थे। अब ओ जेड यानी ओ जेड एक लाइन हो बनेगी, जब आप ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करेंगे तो कितने का एंगल बन रहा है पॉजिटिव के साथ, वो बताएगा हमको कि वो है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए अब आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होंगे, आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होंगे। पहला जिसको हम कहते हैं जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड सेकेंड जो है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, दो टाइप के आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट की जो रेंज होती है बच्चों, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू के आर्ग्यूमेंट, अगर आप प्रिंसिपल, जनरल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसकी जो रेंज होती है यानी कि थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ये रेंज होती है। इससे आप बाहर प्रिंसिपल आर्गुमेंट को नहीं दिखा सकते। यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो भी वैल्यू निकालोगे आप, जिसको आप कहोगे कि ये आर्ग्यूमेंट है, वो थीटा की वैल्यू माइनस पाई से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए और इक्वल भी होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, लेस देन और इक्वल। पाई से छोटी और बराबर चलेंगे थीटा की वैल्यू, और माइनस पाई से बड़ी वैल्यू चलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आर्गुमेंट। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो z है ये हम मान लेते हैं 1 प्लस आई है, 1 प्लस आयोटा, रियल प्लस इमेजनरी। सो z जो है 1 प्लस आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 1 कहाँ है, रियल पार्ट पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, यानी x एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव, y एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव। और बच्चों अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, दोनों पॉजिटिव होता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 और प्लस आई, यानी आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो भी कितना है, 1 है। ये थीटा अब हमको निकालना है, तो आप अगर टेन थीटा निकालते हैं, ध्यान से देखिए आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो आप याद करो 10th स्टैंडर्ड में या इवन ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने पढ़ा है टेन थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट वाले क्या होते हैं, ऑपोजिट
थीटा के साथ वाले क्या होते हैं, एडजेसेंट। यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये एडजेसेंट है, और ये जो ये वाला 1 है y की वैल्यू है वो ऑपोजिट है। तो tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, 1, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखना है, और एडजेसेंट की वैल्यू भी कितनी है, 1। 1 अपॉन 1 मीन्स 1। अब tan थीटा में, यानी tan के टेबल में, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चों tan 45 यानी कि π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बाद एक टेबल पढ़ाया गया था 10th में, और इवन हमने 11th में भी देखा है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में, कि जो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 45 को ही अगर हम रेडियन मेजर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, π/4। So tan theta is equal to 10 π/4, it means theta is equal to π/4। ये हो गया आपका आर्गुमेंट, ये आपका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट देखिए लाई कर रहा है -π से π के बीच में, और ये है आपका आर्गुमेंट जो कि आपको फाइंड करना था इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आपको आर्गुमेंट फाइंड करना था वो आर्गुमेंट हो गया है, यानी कि थीटा के आर्गुमेंट मतलब थीटा की वैल्यू OZ, ये वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, तो π/4 का एंगल बना रहा है। हमने tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया, तो ये जो थीटा की वैल्यू मिली π/4, इसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है इतनी बात, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ARG, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट, ARG आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू π/4। आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू π/4। अब हम देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3 आयोटा। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 प्लस √3 आयोटा। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर मैं ये छोड़ दूंगा और ये आपको कंप्लीट करना है घर पे खुद से कि क्या आएगी वैल्यू। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, ये कहाँ बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि z की जो वैल्यू है, z की क्या वैल्यू है, -1 प्लस √3 आयोटा। तो -1 यानी रियल पार्ट नेगेटिव है, यानी हमको कहाँ जाना पड़ेगा, x के नेगेटिव साइड यानी ऑरिजिन से लेफ्ट में। y पॉजिटिव है यानी कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, और नेगेटिव यानी माइनस कॉमा प्लस कहाँ बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, कुछ ऐसा हम दिखा सकते हैं। एक पॉइंट ले लेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी -1 x के लिए, यहाँ से अगर आप देखें -1 x के लिए, और यहाँ से अगर आप देखें तो √3 y के लिए। तो प्लॉट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे -1 प्लस √3 आयोटा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, और ऑरिजिन से हम ये डिस्टेंस क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऑरिजिन से ये डिस्टेंस यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 प्लस 3i। अब जो आपको फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है कि ये OZ, ये जो लाइन है OZ, ये पॉजिटिव के साथ कितने का एंगल बना रहा है, यानी कि ये थीटा आपको फाइंड करना है। यानी कि ये थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही कितने का एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, वो फाइंड करना है, और उसी को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z।
तो थोड़ा सा इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो आप ये थीटा फाइंड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो देखिए आप ये एक ट्राइंगल, फिर से यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है अगेन। तो इस एंगल को मैं कह देता हूँ अल्फ़ा, यानी ट्राइंगल के जो अंदर एंगल बन रहा है उसको हम क्या कह देंगे कुछ देर के लिए कि ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ से पूरा इधर तक जब हम आएंगे तो 180 बनेगा, यानी कि इससे घूम करके ऐसा, तो ये पूरा का पूरा 180। तो अगर 180 में से मैं इस अल्फ़ा को माइनस कर दूं, आ रहा है समझ में? अगर मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, यानी कि पाई, उसमें से अगर मैं इतनी डिस्टेंस यानी कि अल्फ़ा माइनस कर दूं, पाई माइनस अल्फ़ा, तो क्या मुझे थीटा मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा 180 है, उसमें से इतना एंगल यानी कि अल्फ़ा मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। लगाइए 10 का फॉर्मूला, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस बार कितनी है, x -1 है, तो हम सिर्फ 1 लेंगे, -1, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, माइनस क्या है, नेगेटिव साइड है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे 1। ये कितना जाएगा, √3, यानी कि x पे वैल्यू 1 और y पे √3। तो 10 थीटा होता है, 10 अल्फ़ा लिखा है तो अल्फ़ा के ऑपोजिट में √3 और नीचे 1, यानी कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू √3। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। और आपको थीटा चाहिए, तो थीटा क्या है हमारा, पाई माइनस अल्फ़ा, यानी पाई माइनस π/3। पाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सॉल्व करेंगे, 3 पाई माइनस पाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी आ गया 2 π/3। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 π/3, ये आ गया आंसर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 π/3। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। देखिए कहीं पे अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।